स्टूडेंट विधानसभा विधान परिषद में कंफ्यूज है। बहुत सारे स्टूडेंट कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका में कंफ्यूज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यह नहीं जानते कि कैबिनेट, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट अध्यादेश और कानून में अंतर नहीं समझ पाते। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, कौन चुनाव में भाग लेता है? मुझे जरूर बताइएगा कि विधान परिषद का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ये बताइए कि उसमें अप्रत्यक्ष तौर पर कौन भाग होता है? क्या विपक्ष में भी गठबंधन हो सकता है? विपक्ष में कौन बैठेगा? कब से विपक्ष की व्यवस्था डेवलप की गई? क्या मूल संविधान? प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति होती है, नियुक्ति आप किसी को भी अपॉइंट कर दीजिए, 6-6 महीने के गैप पे अपॉइंट कर दीजिए आप, और फिर क्या लोकसभा से ही अपॉइंट होगा? इंदिरा गांधी तो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। क्यों बनते हैं? क्या सिस्टम है क्या, और संविधान का अनुपालन करना क्यों अनिवार्य है? तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूँ। मैं बहुत सहजता के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। लेकिन ये रिक्वेस्ट मैं जरूर आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को 3 से 5 मिनट जरूर देख लें, ताकि मैं बता सकूं कि मेरी इस प्लेलिस्ट का उद्देश्य क्या है और मैं क्यों इस प्लेलिस्ट को लेकर आया हूं। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से जब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो कौन सी कॉमन प्रॉब्लम उन बच्चों के अंदर देखने को मिलती है और जिनका सामना करने की वजह से उस स्टूडेंट के अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पाता। मैं सीधा किसी टॉपिक पर नहीं आना चाहता, मैं बिल्कुल मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको नहीं पढ़ाना चाहता। मैं उन शब्दावलियों की बात करना चाहता हूं जिनकी वजह से स्टूडेंट पॉलिटी या उसके किसी भी पार्ट को समझने से भागता है। जैसे कि मैं बात कर लूं, बहुत सारे स्टूडेंट विधानसभा विधान परिषद में कंफ्यूज है। बहुत सारे स्टूडेंट कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका में कंफ्यूज है। बहुत सारे स्टूडेंट यह नहीं जानते कि कैबिनेट, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट अध्यादेश और कानून में अंतर नहीं समझ पाते। बहुत सारे स्टूडेंट को यह नहीं पता कि बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत क्या होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट विधेयकों में कंफ्यूज हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इस टाइप की जितनी भी शब्दावलियां हैं उनको मैं कलेक्ट करके एक प्लेलिस्ट के रूप में लेकर आया हूं। और यही मेरी क्लास का उद्देश्य है कि जिस दिन मैं आपको ये शब्दावली और इनके फंक्शन को समझा दूं, जब हम टॉपिक को इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो स्थिति शीशे की तरह साफ होना निश्चित है। ठीक है, मैं किसी भी टीचर की तरह डायरेक्ट टॉपिक पर आकर आपको वो चीजें नहीं पढ़ाना चाहता जो किताबों में है। मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूं जो आपकी आज की एट प्रेजेंट की जो लाइफ है उनमें उसका यूज दिखाई दे सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सहारनपुर से हैं, तो सहारनपुर से ये तो आप जरूर जानते हैं कि विधायक सहारनपुर सिटी से विधायक कौन है, सहारनपुर देहात से विधायक कौन है, या आप ये भी जानते हैं कि आसपास नकुड़, गंगो, देवबंद से विधायक कौन है। लेकिन अगर उनसे एमएलसी पूछ लिया जाए, यानी कि विधायक उसे बोलते हैं, लेकिन एमएलए की जगह एमएलसी पूछ लिया जाए तो वो गोल हो जाते हैं। वो वहां भी गोल हो जाते हैं जब उन्हें ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य जैसी शब्दावली पूछ ली जाती है। वो वहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधान परिषद में कौन भाग लेता है, कौन नहीं, और राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है। बहुत सारी स्टूडेंट को दिक्कत है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि वो बच्चा जो आपसे पढ़ रहा है वो रोजमर्रा की लाइफ में अपने इस नॉलेज को, अपने इस ज्ञान को इस तरीके से यूज कर ले ताकि लाइफ टाइम वो चीजें उसके माइंड में घर कर जाएं और वो समझता रहे। हमारे आसपास पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है। अगर मैं बात करूं तो एक गांव को, ग्राम प्रधान को कैसे प्रधानमंत्री तक आप जोड़ सकते हैं, ये बहुत जरूरी है इस सिस्टम को समझना। इस पॉलिटिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया पॉलिटिकल सिस्टम, उसे समझना बेहद जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन शब्दावलियों को समझना जिनके आधार पर वो सारी चीजें टिकी हुई हैं। अगर मैं कहूं कि संविधान का सार है, तो संविधान का सार की जगह अगर मैं ये कह दूं कि संविधान नामक वाहन के अगर पहिए हैं तो वही शब्दावली हैं। जब आपको ये शब्दावली समझ आएंगी तभी आप संविधान को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार द्वारा कि यदि आपातकाल लगाना चाहिए या घोषणा करनी है राष्ट्रपति को, तो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करेगा।
ये हमने देख लिया। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की घोषणा की जाएगी। मंत्रिमंडल समझ नहीं आ रहा, या मंत्रिमंडल पर टीचर डिस्कस नहीं करना चाह रहा, प्रावधान करा दिया। मैं चाहता हूं उन की पॉइंट्स को निकालना, उन की पॉइंट्स को पहले समझा जाए। और केवल 20 टॉपिक हैं, और प्रत्येक क्लास की जो टाइम ड्यूरेशन होगी मात्र 8 से 10 मिनट, 11 मिनट। इसमें मैं 20 के 20 टॉपिक आपको कराऊंगा, और उसके बाद मैं प्ले लिस्ट लेकर आऊंगा। देखिए, बहुत विचार करने के बाद और अपने लगभग 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कहता हूं कि पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम को समझना बिल्कुल संभव नहीं है यदि आप इन शब्दावलियों को नहीं समझते। क्योंकि टीचर बार बार आपको विधान परिषद, विधानसभा नहीं बताएगा। वो सिर्फ कह देगा कि विधान परिषद इस तरीके से वर्किंग करती है, विधानसभा इस तरीके से। एक एक चीज आपको पहले क्लियर कर लेनी चाहिए, फिर टॉपिक पर आना चाहिए। बात ठीक है? तो इसीलिए मैं दिखाता हूं कि कौन से में 20 टॉपिक हैं जिन पर हम 10 से 12 मिनट की एक एक क्लास लेकर आएंगे और चीजों को समझेंगे। तो ये संविधान का सार हमारा एक प्लेलिस्ट है, और इसका उद्देश्य केवल एक है कि आपके जो जीवन है, आपकी जो व्यवस्था है, उसके साथ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को ऐड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो फंक्शन भारतीय संविधान में या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में है, वो हम आसपास देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से इंटरकनेक्ट करेंगे तो ये चीजें यहाँ काम करेंगी। और मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि मेरे पास बिल्कुल इस टाइप का टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बनवाऊं, मैं आपको जो है बहुत अच्छी कॉपी पे कहूँ करने को। आप डायरेक्ट माइंड पर ये चीजें समझिएगा। जैसे मैं बात कर लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ये 5 टॉपिक आप देख रहे हैं। एक है केंद्र सरकार, एक है लोकसभा और राज्यसभा, एक है मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद, एक है विधायिका और कार्यपालिका, एक है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत। ठीक, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी एक बात करूंगा मैं। मान लीजिए कि लगभग 550 लिख लूं तो ज्यादा बढ़िया है। मान लीजिए 550 लोकसभा की सीटें हैं। केंद्र सरकार की बात करना चाह रहा, बिल्कुल किताब की कोई बात नहीं करूंगा, 20 के 20 टॉपिक में। और इस केंद्र सरकार को बनाने के लिए डिवाइड बाई 2 प्लस 1 चाहिए। आप समझो, तो डिवाइड बाई 2 हम देखते हैं कितना होगा, 275 प्लस 1, यानी कि 276 पर केंद्र सरकार गठित होती है। मैं बात करूंगा बिल्कुल 2004 से 2014, यानी कि जब कांग्रेस थी, और 2014 से 2024 जब बीजेपी काम कर रही है, और 24 से अब 29 तक मैं पिछले 25 सालों की केंद्र सरकार की वो बात करूंगा कि किस तरीके से इनका गठन किया गया। गठबंधन की सरकार कैसी होती है, पूर्ण बहुमत की सरकार कैसी होती है। ये तो सबसे पहला मेरा काम है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार की व्यवस्था को समझने से पहले मुझे 2 स्तंभ इसके बताने पड़ेंगे। अगली मेरी क्लास होगी लोकसभा और राज्यसभा। फिर इसी में से आगे निकलकर कुछ चीजें आती हैं कि क्या है मंत्रिमंडल, कैबिनेट क्या है, और मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। कोई टॉपिक नहीं है, शब्दावलियों पर काम हो रहा है। अगला, क्या होती है विधायिका। आप मेरी अगर ये क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अगर कोई मंत्रालय इन्हें मिल जाता है या ये मंत्री बन जाते हैं, तो मंत्री बनने पर ये किसके पार्ट होंगे, इसके या इसके, ये चीजें मुझे बतानी है। ये मुझे बताना है कि गृह मंत्री अमित शाह है, लेकिन गृह मंत्री बनने से पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके बाद वो गृह मंत्रालय का एक मंत्री है। और मंत्री है तो किस में आएगा, वो विधायिका का, सॉरी, वो मंत्रिमंडल का पार्ट होगा या मंत्री परिषद का होगा, गृह मंत्री। और क्या वो विधायिका के अकॉर्डिंग काम करेगा या कार्यपालिका के अकॉर्डिंग काम करेगा। एक व्यक्ति को 4 पॉइंट पर समझाना मेरा उद्देश्य है। बात समझ रहे हैं, यही मैं समझा पाऊंगा। और देखिए कितना बेहतरीन सा क्रम है इसका, कि सबसे पहले तो केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार में लोकसभा देखेंगे, और लोकसभा के साथ हम समझेंगे राज्यसभा। इसके बाद हम 2 चीजें बात करेंगे, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद, और फिर हम बात करेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका। अच्छा, विधायिका कार्यपालिका जो होती है काम करती हैं, और विधायिका जब काम करती है तो किस तरीके के बहुमत से वो काम करती है। चौथी क्लास हमारी, 5वीं क्लास हमारी ये होगी। 5 टॉपिक बेहतरीन केंद्र की व्यवस्था को समझने के लिए होंगे, जिनका टाइम मात्र 10 से 12 मिनट का होगा। अगली बात अगर मैं करूं, अगले 5 टॉपिक देख लीजिए। अब मैं राज्य सरकार पर आया हूं, और राज्य सरकार में मैं यही बता देना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप ये समझेंगे कि राज्य सरकार में क्या है।
राज्य सरकार में क्या है, और राज्य सरकार में है बेटा एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, मैं पूरे आपको जो राज्य बताऊंगा इस तरीके से बताऊंगा कि वर्तमान समय में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। 8 यूटी में कौन सी में विधानसभा है, 3 यूटी में अभी काम कर रही है और 5 यूटी में कोई विधानसभा नहीं है। 28 राज्यों में से कौन से राज्य हैं जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इस तरीके से पूरा इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें किस तरीके की व्यवस्था चल रही है, ये पहले राज्य सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत फिर विधानसभा और विधान परिषद पर मैं चर्चा करूंगा। और इसके बाद मैं ये देखूंगा कि राज्य में बार बार इन शब्दों का यूज किया जाता है हमारे न्यूज़पेपर में कि शासन के आदेश पर प्रशासन का रवैया। देखो मैं अक्सर बात बताता हूं, जब विपक्ष कहीं विरोध करता है, जब विरोध करता है विपक्ष किसी भी चीज का, तो सरकार क्या करती है, जो वहां के एसएसपी हैं, कप्तान हैं, डीएम हैं उस जिले के, उन्हें क्या करती है कि इंडिकेशन दिया जाता है कि ये जो विरोध हो रहा है इसे तोड़ दिया जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए। तो उस समय शासन आदेश दे रहा है और प्रशासन जो है ये क्या कर रहा है, शासन के आदेश पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो ये विपक्ष बार बार यूज करता है, न्यूज़पेपर में आता रहता है कि शासन के आदेश पर प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। ये कैसे समझ पाएंगे हम, क्या होता है शासन, क्या होता है प्रशासन, और क्यों बार बार ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार से हम बहुत अच्छे से व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं और बहुत अच्छे से हम विकास कार्य कर रहे हैं। क्या होता है डबल इंजन, कुछ लोग अब मैंने देखा है कि ट्रिपल इंजन की बात करने लगे। कौन से में 2 या 3 इंजन है, किस तरीके की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं जहां बीजेपी शासित केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी हमें दिखाई देती है, और किस तरीके से हिमाचल में हम देखेंगे कि वहां कांग्रेस की है, क्या वहां डबल इंजन की सरकार है या नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये शब्द जो निकाल कर मैं लाया हूं इस पर मुझे चर्चा बेहद जरूरी है करना। मैं तभी आपको बता पाऊंगा जब आप एक एक क्लास को बहुत अच्छे से देखते चलेंगे। अगला मेरा 9वां टॉपिक जो है, या इसका जो मेरा 5वां टॉपिक है, वो ये है कि पक्ष और विपक्ष क्या होता है। क्या विपक्ष में भी गठबंधन हो सकता है, विपक्ष में कौन बैठेगा, कब से विपक्ष की व्यवस्था डेवलप की गई, क्या मूल संविधान में विपक्ष था, ये सारी चर्चा। पक्ष किसे कहते हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीटें प्राप्त करने पर अपनी सरकार बनाएगी, कब वो पक्ष में बैठेगी, ये बहुत बढ़िया स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। और ये वे शब्दावली है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्ले लिस्ट में लेकर आऊंगा और जब मैं समझाऊंगा आपको, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को कर पाएंगे कि नहीं वाकई इन शब्दों का पता होना बेहद जरूरी है, तभी हम किसी व्यवस्था को समझ सकते हैं। आगे और बात कर लेता हूं मैं। अगर मैं आगे बात करता हूं तो अगले जो हैं शायद में इससे भी इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे, आपको लग रहा होगा कि कहां से मैं इन शब्दों को निकाल कर लाया हूं, इन पर चर्चा करना कितना जरूरी है। देखिए ये कितना बेहतरीन सा एक टॉपिक है, कानून और अध्यादेश। क्या कभी आपने सोचा है कि ये शब्द कहाँ यूज होते हैं, अध्यादेश भी तो कानून ही होता है, लेकिन अध्यादेश और कानून में क्या समान पावर होती है या समान समय तक पावर रहती है, ये सारी चर्चा करेंगे। मैं ये कह सकता हूं क्या कि अध्यादेश भी एक कानून है, क्या मैं कह सकता हूं कानून को भी अध्यादेश कह सकते हैं, ये सारी चर्चा करेंगे। बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो हमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए इन शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, कानून क्या होता है। अगला जो हमारी स्थानीय निकाय है, और स्थानीय निकाय में हम देखते हैं कि गांव की जो यूनिट है वे और शहर की जो यूनिट है वे अलग होती हैं। अगर मैं गांव की यूनिट की बात करूं तो सबसे पहले ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति क्या होती है ब्लॉक स्तर पर, और जिले स्तर पर पंचायत जिला पंचायत क्या होता है, नगर पंचायत किसे कहते हैं जो कस्बे में होती है, नगर पालिका कब बनती है, और नगर पालिका से नगर निगम कब बनाया जाता है। जैसे मैं सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर में अब तक नगर निगम के केवल 2 ही कार्यकाल कार्यरत हुए हैं। सबसे पहले नगर निगम के जो मेयर थे वो संजीव वालिया जी थे। इस समय जो है डॉक्टर अजय सिंह नगर निगम के क्या हैं, मेयर हैं। तो सॉरी मेयर कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है, क्या एक जिले में सारी चीजें संभव हैं। मैं ये भी बात करना चाह रहा हूं कि ग्राम पंचायतें कितने हैं, ब्लॉक जो पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर पर वो क्या है, और जिला पंचायत क्या होती है, क्या इनमें केवल गांव काउंट होंगे, कस्बे भी इनमें आएंगे, क्या इसमें ब्लॉक भी काउंट होंगे, ये सारी चर्चा करने वाला हूं। एक एक चीज को लेकर आऊंगा, इंटरकनेक्ट करूंगा। मैं एक गांव से चलूंगा और मैं केंद्र में दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा। अगर तमिलनाडु के किसी गांव से मैं चीज स्टार्ट करूंगा तो दिल्ली तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है शायद वो भी आप बहुत बेहतरीन देख रहे होंगे। इसके बाद ये जो अगला टॉपिक है, साधारण विधेयक
और संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक और फिर विधेयक से हम अधिनियम जो देखते हैं वो किस तरीके से हमें दिखाई देता है, कानून किस तरीके से हम देखते हैं बनता हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को एक साथ समझाना शायद ज्यादा ही मजेदार होगा, क्योंकि एक दूसरे से इनकी जो कुछ क्वालिटीज हैं वो बहुत मैच करती हैं। तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे से आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117 के बारे में चर्चा करूंगा। वैसे तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा कि मैं आपको किताबी नॉलेज बिल्कुल ना दूं, मैं व्यवहार में आपको बताऊं कि भैया इस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से जो शिवसेना की और एनसीपी की जो पार्टी थी उन्हें कैसे गिराया और कैसे बीजेपी से गठबंधन किया। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी थी उसने बीजेपी गठबंधन से किस तरीके से नाता तोड़ लिया, और कौन सी वो बात थी जिसके बाद ये कहा था महबूबा मुफ्ती ने कि अगर 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो घाटी मतलब कश्मीर में कोई तिरंगे को उठाने वाला नहीं बचेगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को सरदार पटेल जी की जयंती पर इस चीज को यानी धारा 370 को हटाया गया। ये कैसे हटाया गया? उसके बाद पहली बार जो चुनाव 2024 में हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला जो है वो चुनाव जीते हैं, वहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उनकी पार्टी आई है। तो ये कैसे संभव हो पाया? 2014 के बाद पूरे 10 साल कैसे कश्मीर में चुनाव कराने में लग गए? बहुत अच्छे से हम टॉपिक की बात करेंगे, सारे टॉपिक करंट के होंगे, सारों में केस स्टडी दिखाऊंगा, किस तरीके से बताऊंगा कि क्या लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बन सकता है, यह बताऊंगा कि प्रधानमंत्री कोई पद होता ही नहीं जिसका चुनाव होता हो। प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति होती है, नियुक्ति आप किसी को भी अपॉइंट कर दीजिए, 6-6 महीने के गैप पर अपॉइंट कर दीजिए आप, और फिर क्या लोकसभा से ही अपॉइंट होगा? इंदिरा गांधी तो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, क्यों बनते हैं? क्या क्या व्यवस्था है? क्या कोई मंत्रालय किसी विपक्ष के एमपी को भी दिया जा सकता है? क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब हुआ है ऐसा। तो ये व्यवस्था, ये जो केस स्टडी है, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको देखने को मिलेगी, और जब ये सारी चीजें मिलेंगी तब आपके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप होगा। मुझे आपके व्यवहारिक जीवन पर कार्य करना, मुझे किताबों पर नहीं करना। सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी चीजें भूल जाते हैं लोग। मैं चाहता हूं कि इस तरीके से पढ़ाई की जाए कि जिंदगी भर ये पता रहे कि क्या व्यवस्था चल रही है, भारत का कौन सा वो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके माध्यम से सारी चीजें चलती रहती हैं, और क्यों ये सभी संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद तीसरा क्या है, 15 टॉपिक हमारे 3 पेज पर हो चुके हैं, 1 पेज और है। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक की बात करेंगे, साधारण विधेयक, संविधान में संशोधन जो होता है उसका विधेयक, और ये शहर की जो तीनों यूनिट हैं और ये गांव की जो तीनों यूनिट हैं इन पर बात करेंगे, और कानून और अध्यादेश पर बात करेंगे। आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, और बढ़ने के बाद एक लास्ट पेज और है, और इन 20 टॉपिक के बाद आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बेहतरीन है, थोड़ा सा अंतर समझेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, और सबसे इंपॉर्टेंट संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन सभी 20 टॉपिक के बाद ही मैं कह सकता हूं कि संविधान का जो सार है, जो निचोड़ है, जिसके आधार पर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पॉलिटिकल सिस्टम को बदलते हुए देख सकते हैं, उसका प्रयोग होते देख सकते हैं, यह संभव हो सकता है। नहीं तो मूल अधिकार पढ़ते रहना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते रहना, निर्वाचन आयोग पढ़ते रहना, रटते रहना। इस भाग में यह है, संसदीय व्यवस्था यहां से ली गई है, मूल अधिकार यहां से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य यहां से लिए गए हैं। बहुत अच्छा आप रट सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में उस चीज को कभी उतार लें तो मेरा नाम बदल देना। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम समझना चाहिए, ताकि आप अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के सामने यह बता सकें कि वार्ड नंबर कौन सा आपका जिला पंचायत सदस्य का है। और जो मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि जाइए आप बताइए मुझे, क्या आप जानते हैं कि जिला पंचायत का जो चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है, जो सदस्य बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं, तो किस वार्ड से, आपके गांव में कौन सा वो वार्ड है जहां से आपका जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ता है? वार्ड नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस लेवल पर काम करना चाहता हूं कि आप जो सिस्टम है, जो रोजमर्रा की जो जीवन की गतिविधियां हैं, उनके साथ आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो इसकी व्यवस्था है, जो इसका सिस्टम है, उसे आप समझ पाए बहुत अच्छे से। और यही मेरा उद्देश्य है, और यही में 20 टॉपिक हैं, जिनके बाद मैं आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन तब मैं ये नहीं बताऊंगा कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है। तब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि अधिनियम क्या होता है, विधेयक क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है। तब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आचार संहिता क्या होती है, आदर्श आचार संहिता क्या होती है। ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक आपको पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही प्लेलिस्ट जारी करूंगा।
तो ये 20 टॉपिक, ये 20 क्लास आप इन्हें बहुत अच्छे से कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसे समझने में आपको मजा आया है या नहीं आया। तो मेरा ये प्रयास है, देखता हूं मैं कहां तक सफल रहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरत है स्टूडेंट की, और ये जरूरत कब पूरी की जा सकती है, जब एग्जाम से पहले हम इन चीजों को देख लें। जब एग्जाम आएगा तब तो हम सिस्टम समझ ही लेंगे, ठीक। और मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप ये क्लास नहीं करना चाहते या ये चीजें आप जानते हैं तो मुझे ये जरूर बताएं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, कौन चुनाव में भाग लेता है। मुझे जरूर बताइएगा कि विधान परिषद का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ये बताइए कि उसमें अप्रत्यक्ष तौर पर कौन भाग लेता है। ये चीजें आप मुझे बताइए, तब आपको मैं मान सकता हूं कि नहीं आपकी बेसिक चीजें तैयार हैं, इस प्ले लिस्ट की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं जानते तो प्ले लिस्ट का इंतजार कीजिए। प्रतिदिन रात 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी और वीडियो का जो टाइम होगा केवल 8 से 10 मिनट होगा। इसके बाद ही प्ले लिस्ट जारी होगी। मेरे पास 2 विकल्प थे, एक विकल्प डायरेक्ट प्ले लिस्ट जारी करने का था और एक विकल्प उन शब्दों पर कार्य करने का था जिनके बाद मैं शायद इस प्ले लिस्ट को बहुत अच्छे से टॉपिक टू टॉपिक करा सकूं। तो मैं पहले आपकी गलतियां दूर करना चाहता हूं। जब ये गलतियां दूर हो जाएंगी, जब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती है, तब आप देखना कि आपका इंटरेस्ट किस तरीके से बढ़ता है। आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि यूपीएसआई में 40 में से लगभग 24 नंबर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और मूल विधि है। उन 24 में से 20, 22, 23 तक की गारंटी मैं लेता हूं, 20 प्लस की गारंटी मेरी रहेगी, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, क्योंकि 3 वैकेंसी में यूपीएसआई की देख चुका। 7 स्टूडेंट इस बार भी यूपीएसआई में कॉन्स्टिट्यूशन सेम लगभग 21-22 क्वेश्चन तक उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। बाकी 16 नंबर में जो जीएस देखते हैं वो भी आपका कंप्लीट कहां से कराया जाएगा मैं बताऊंगा। लेकिन इस प्ले लिस्ट के माध्यम से आप इन शब्दावलियों को कीजिए और अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कीजिए, ताकि आप समझ सकें कि व्यवस्था है क्या, सिस्टम है क्या और संविधान का अनुपालन करना क्यों अनिवार्य है। और उन चीजों से बचिए कि संविधान बदल दिया जाएगा, बदलने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से किस लेवल पर संविधान में बदलाव किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। खाली लोकसभा या राज्यसभा संविधान थोड़ा ही बदल देंगे, उसे बदलने के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा की जरूरत भी होती है। यह व्यवस्था किस तरीके से है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी इस छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास को यहीं विराम देता हूं और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप इसे पूरे मन से क्लास को देखेंगे और अपनी गलतियों को दूर करेंगे। थैंक यू सो मच।